सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और बुआ जी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारी सभी सखियों को और सखाओं को भी प्यार भरा नमस्कार। मौसम बदल रहा है बुआ जी। हमें तो पता ही नहीं चला। स्वेटर पहन लिया जाए? नहीं कुछ नहीं, स्टूडियो ठीक है। स्टूडियो ठीक है भाई। तुम बाहर के मौसम की बात करो। स्टूडियो में हम दो लोग केवल बैठे हैं और हमारे सब साथी इस समय कहीं कुछ खेती किसानी में लगे हैं, कुछ अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कहीं लेकिन बारिश के बाद वाली जो गर्मी है उमस भरी उससे पीड़ित है, परेशान है ना। कहीं सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। हाँ ये बात तो है। हाँ तो आज गर्मियों के देसी पैक की बात करेंगे क्योंकि आज सौंदर्य भी बताना है और साहित्यकार सुधा अरोरा जी की बात करेंगे। अच्छा। और कथा सुधा भी आज सुनवानी है। हाँ उसका इंतजार हमारे सभी श्रोता कर रहे हैं, वो तो हम सुनेंगे ही। आज बड़ा खास दिन है। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके समर्थन में, यानी कि उनकी परेशानियों को समझा जाए और उनकी परेशानियों को जो है उसको दूर करने के लिए उनका समर्थन किया जाए, ये दिवस है। और एक और बड़ा खास दिवस है। हाँ मादक पदार्थों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और इसमें डॉक्टर साकिब दानिश जी से हम बातचीत एक सुनवाएंगे, यानी विशेषज्ञ से बात करवाएंगे, आपकी थोड़ी सी जानकारी देंगे। हाँ। बाकी हमारे साथियों ने भी बहुत सारी चीजें इस बारे में साझा की है, मादक पदार्थों के सेवन के बारे में। बुआ जी ऐसा ही प्यार बना रहना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में बड़ी खलल की तरह हो जाती हैं। और इसी तरह से है ये मादक पदार्थ जो होते हैं, यानी कि ड्रग्स जो होते हैं। तो जो नशा है वो इस समय अगर देखा जाए तो हर उम्र के लोगों में पूरी तरह से कह सकते हैं कि घुल मिल चुका है। तो हाँ लोग ये मान कर चलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं समाज में उन सब का हम सेवन करें, उनको देखें, उनका प्रयोग करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर है तो हमें उसको इस्तेमाल करना ही चाहिए। कुछ ऐसा ही ये मानकर चलते हैं हमारे आज के नौजवान भी, और शायद पहले भी रहा होगा लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जिन चीज़ों पर पाबंदी रहती है उसको हमें करने में शायद ज़्यादा मज़ा आने लगा है ना। कुछ ऐसा ही लगता है। जी जी बिल्कुल। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सोचना चाहिए। अब घर परिवार है उसके लिए भी सोचना चाहिए, जो करियर है उसके लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस आज जो है कि मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जा रहा है कि लोग इससे आगाह रहें और नशे की जो लत है उससे दूर रहें। और इससे होने वाले जो नुकसान हैं शारीरिक और आर्थिक दोनों ही होते हैं, यानी पैसों का भी नुकसान होता है और साथ ही साथ जो शारीरिक नुकसान होता है वो तो होता ही है। तो भाई समाज में इस तरीके की चीज़ों के लिए और बाकी चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा इस तरीके के प्रस्ताव पारित करता है और इसी के लिए 7 सितंबर 1987 को प्रस्ताव पारित किया गया और इस दिवस को मनाने का निश्चय किया गया। प्रस्ताव में नशीली दवाओं के गैर कानूनी इस्तेमाल और अवैध तस्करी को रोकने के संबंध में विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया और फिर संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान समय में इनकी खपत और अवैध तस्करी भी बहुत बढ़ी है, तो उसको कम करना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं जो भी वो इस नशे से बचने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि भाई उसके परिणाम का आकलन सही तरह से करें कि क्या होता है। और नशे की लत से बचना भी बुआ जी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि उम्र भी बड़ी कम होती है, सोच समझ नहीं सकता इतना व्यक्ति। और कुछ एक बार ऐसा भी हो जाता है कि जो छूट है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है और जेब खर्च वगैरह जैसे पैसे वगैरह की बात हो तो ये तो अपने ऊपर होता है कि अगर पैसे हैं साथ में या दिए गए हैं तो उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। देखो संगीता बिटिया, फिर लोग कहते हैं कि पैसे हैं तो हम खर्च क्यों नहीं करेंगे, या इसको कह सकते हैं हम ऐश्वर्य के साथ क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन ऐश्वर्य के साथ रहना या आराम से रहने का ये सब मतलब नहीं है कि जितनी भी चीज़ें समाज में हैं हम उन सबका सेवन करें ही। अभी इन्होंने लिखा है कि हमारे साथी ने कि मतलब वैसे तो उन्होंने बचाव के लिए लिखा है लेकिन उससे पहले लिखा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ का भी आज ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, एक तो मनाकर हम आ गए हैं, अब दूसरे को मनाने हेतु अग्रसर हैं।
मादक पदार्थ मद पैदा करने वाले होते हैं। इन्होंने बाकी चीज़ों का लिखा है, उत्पाद जो है वो मादक है, इनका औषधीय प्रयोग है, किंतु जब समाज में इसका प्रसार मद यानी नशा उत्पन्न करने हेतु लोगों द्वारा किया जाता है, फिर हमारी जनरेशन खराब होती है और ऐसे कार्य से प्राप्त धन से उस देश के खिलाफ शीत युद्ध भी छेड़ा जा सकता है। अतः इससे बचना चाहिए। स्वापक नियामक ब्यूरो के अधिकारी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। फिर ऐसे ही क्रियाकलापों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया भी जा रहा है। स्थान ज्ञात होता है तो हम लोग भी उपस्थित होते। इन्होंने कुछ लिखा है कहीं और के कार्यक्रम के बारे में। जी 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 हाँ। और उससे जो लतें होती हैं ना बुआ जी, वो भी बहुत अलग अलग तरह की लग जाती हैं कि जैसे अब नशा है तो भूख वगैरह भी कम लगती है, तो ये होता है कि भाई नशा जो होता है वही एक तरह से खुराक बन जाता है कि वही भूख प्यास सभी मिटाने लगता है। तो लत लगने पर जो एक पैसा लेने की जो बात होती है, तो अगर मिला तो मिला ठीक है, नहीं तो फिर इधर उधर से या तो उधार लेकर के या तो फिर घर में जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं से हटा दिया जाए, या एक तरह से कह सकते हैं कि चुरा लिया जाए। चुराते ही हैं। मतलब स्थिति ये हो जाती है कि घर में ही चोरी की आदत पड़ जाती है। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है, नशा एक बुरी बला है, खासकर नौजवान पीढ़ी के लिए। भारत देश नौजवानों का देश है। इसकी जवान पीढ़ी ही अगर नशे में लिप्त होगी तो फिर देश का क्या होगा? हमें ये विचार करना है। कुछ लोग कहते हैं गम भूलने के लिए हम नशा करते हैं, हम उनकी गलत सोच है और ये लिख रहे हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि गम को हम अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से दूर कर सकते हैं। नशा करना या इसमें दूसरों को शामिल करना अपराध है। इससे बचना हमें और दूसरों को बचाना है हमें। तो बात बहुत अच्छी लिखी है। जी जी। लेकिन इसके लिए बिटिया ऐसा होता है ना कि हम लोगों को घर में जो नौजवान पीढ़ी है खास तौर से उन पर निगाह रखनी चाहिए, है ना। बहाने भी तो बनाते हैं ना कि मतलब, अरे तो बहाने बनाना ये इसीलिए तो मम्मी पापा होते हैं देखने के लिए कि बहाना बना रहा है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, है ना। हाँ, तो वही है कि बच्चों को फिर ध्यान दें। और फिर एक जो होता है कि अकेलापन सा महसूस होने लगता है, तो वो अकेलापन ना उन्हें महसूस हो, क्योंकि सभी अगर काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को ध्यान भी देना जरूरी है। क्योंकि जब लौट करके आते हैं तो जो ऑफिस वाले रहते हैं उनकी अपनी जो रहती है थकान रहती है वो रहती है, लेकिन बच्चे तो उससे ना वाकिफ रहते हैं। ना वाकिफ, अगर वाकिफ हों तो भी उनका समय जो है वो, अगर आप कहीं नौकरी में दे रहे हैं तो जाहिर है कि उनका जो समय है, या ये कह सकते हैं कि ये उनका हक है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को खेलने कूदने देना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही बात की ना कि बच्चों से श्रम ना करवाएं। तो एक उनका हक है पढ़ना, उनके आनंदमय जीवन के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही उनको माता पिता का समय मिलना, साथ मिलना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल। तो उसकी कमी होती है तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, तो इसलिए थोड़ा नहीं, पूरा चाहिए। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है, अप्रैल में मैं बेंगलोर गई थी अपनी बहन के घर। वहाँ एक सज्जन कई दिनों से ठहरे थे जो किसी दूसरे शहर से आए थे। उनका इकलौता बेटा 25-26 साल का किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा था इलाज के लिए, जो कि नशीली दवाओं का एडिक्ट था। बेंगलोर में काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं, पिता की उम्र भी अच्छी खासी थी, परेशान थे। बेटे के 2 महीने सेंटर पर रहना था, कोई बात भी नहीं कर सकते थे। जब वो छोड़कर जा रहे थे तो उनकी इस दशा का अंदाज़ा कोई भुक्तभोगी ही लगा सकता है। वे मायूस होकर चले गए। जवान बच्चों की ये आदत कितनी कष्टदायी हो सकती है माता पिता के लिए। इसका अभियान तो चलना ही चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चे बाहर पढ़ने, उसके बाद नौकरी के लिए अकेले दूसरे शहर में रहते हैं। कोई भी किसी की रोक टोक नहीं रहती। तो लेकिन खुलेपन का जो होता है वो फायदा हो जाता है। नहीं, लेकिन इसके लिए तो अगर आपने शुरू से संस्कार जैसे डाले हैं उसका ही असर होता है ना। जी जी। और घर का जो एक वातावरण होता है, जैसे कभी अगर अशांत वातावरण हो गया या बहुत ज्यादा कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका भी काफी असर पड़ता है कि धीरे धीरे क्या होता है, घर में तनाव हो गया और फिर बच्चे या कोई भी जिस भी उम्र के लोग हैं वो नशे की तरफ मुड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वातावरण जो है वो भी एक बहुत जरूरी है। और एक चीज ये भी है कि देखा देखी नशा भी होता है बुआ जी। हाँ, देख लिया तो फिर वैसे ही करेंगे। तो मतलब क्या है, इसलिए हम ना करें कि सामने वाला हमें देख के करेगा। जी। और बातचीत सुनवानी है बुआ जी। तो ये सुनते हैं बातचीत डॉक्टर साहब से। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शाकिब दानिश, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और नशा विरोधक डॉक्टर। आज है जागतिक विश्व नशा विरोधक दिवस, मतलब इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। आज के दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हमारी तरुण पीढ़ी, हमारी जवान पीढ़ी
नशे की तरफ जा रही है, इससे कैसे बचना है, इसमें हमारा परिवार का और समाज का क्या भूमिका है, और एक संदेश देना चाहूंगा मैं उन लोगों को जो नशे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये नशा जो है वो शुरू कैसे होता है। एक दिन में इंसान नशेबाज या नशेड़ी नहीं बनता है, बल्कि सिगरेट का एक कश या अल्कोहल का एक सिप इंसान को उस दलदल में गिरा देता है। ये शुरू कैसे होता है? लोगों को लगता है अरे मैंने तो बस एक कश लिया है, एक दम भरा है, एक सिप लिया है, मैं नशेबाज थोड़ी हूँ। लेकिन यही आदत धीरे धीरे इंसान को उस दलदल तक पहुंचाती है। अक्सर कॉलेजेस में, पार्टीज में, दोस्तों में बच्चों को लगता है कि मैं थोड़ा ले लिया, मैं थोड़ा दम ले लिया, मैं थोड़ा सिगरेट पी लिया, मैं थोड़ा हाई हो जाऊंगा, मेरा दिमाग ज्यादा चलेगा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मुझे सुकून मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये एक मिथ है, एक मिथ्या है। नशा करने से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी जिंदगी, उसका जिस्म, उसका दिमाग सब खोखला हो जाता है और अंत में इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। इसके साइंस क्या है? कैसे घर वालों को समझ में आए कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची नशे की तरफ जा रहा है? अगर वो रात को लेट आता है, घर में लेट आता है, उसकी आंखें लाल रहती है, उसके जिस्म से या उसके मुंह से वास आती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बात सुनता नहीं है, घर से छोटी छोटी बात पे बहाने बना के निकल जाता है, पढ़ाई में पीछे हो रहा है, स्कूल से या कॉलेज से उसके कंप्लेन्स आ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसका बिहेवियर डिस्टर्ब है और वो कुछ गलत आदत में शिकार हो गया है। अब अगर हमारा बच्चा या हमारे समाज में कोई बच्चा या कोई बच्ची नशे के शिकार हो जाए तो हमारा स्टेप क्या होगा, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। हमें नाउम्मीद नहीं होना है। सबसे पहले यही उम्र में इंसान बिगड़ता भी है, इसी उम्र में इंसान बनता भी है। ये जो टाइम है, ये स्ट्रेसफुल टाइम है, कैरियर बनाने का टाइम है। इस दौरान बच्चों को, टीनेजर्स को बहुत सारे तनाव, टेंशन, कैरियर, अफेयर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इससे हमको बचने के लिए हमको जरूरी है कि हमको उनको मदद का हाथ देना है, काउंसलिंग करना है, उनको समझाना है, उनको प्रेम का हाथ देना है। झिड़कना, मारना, गुस्सा करना, घर से निकाल देना, ये स्टेप्स अगर हम उठाएंगे तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। मैं कहता हूँ नशे से नफरत करो, नशेबाज को दिल से लगाओ, तभी वो नशा छूट जाएगा उसका। आज हम कैंप्स करते हैं नशा मुक्ति, उसमें हम उनको अच्छे से पेश आते हैं। उनको लगता है मेरे घर वालों ने मुझे दुत्कार दिया और ये लोग मुझे अच्छे से पेश आ रहे, मैं इनको दिल की बात बताऊंगा। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स में और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा। बच्चे दिल की बात पेरेंट्स को नहीं बता रहे हैं और वो जो बीच में गैप है वो बढ़ते बढ़ते बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा। इसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों से आंखों में आंखें डाल करके बातें करें, उनके मन की बातों को समझे। पेरेंट बाद में पहले उनका दोस्त बन के देखे, उनका हमजोली बन के देखे, उनके साथ खेले कूदे, खुशियां मनाए, तो वो अपना दुख बांटेंगे। और बच्चों को ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारी जवान पीढ़ी, ये नशा जो है वो एक दलदल है, इसमें आप थोड़ी सी गलती से हमेशा हमेशा के लिए पछताएंगे। और ये नशे का सहारा लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते हैं आप, बल्कि नशे का सहारा लेंगे तो आप गिरते चले जाएंगे और इससे दिमाग का, अपने जिस्म का, अपनी तबीयत का और अपनी पढ़ाई का पूरा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको कुछ परेशानी है, टेंशन है, पढ़ाई में पीछे हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शेयर करें अपने घर वालों से, काउंसलर से, डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, अपने फ्रेंड से शेयर करें। वक्त पर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लें। अगर वक्त पर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये ध्यान रखें मेरे दोस्तों कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, उसको नशे से सॉल्व करने की कोशिश ना करें, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। लेकिन नशा छोड़ नहीं पाएंगे आप अगर उसको अपने पकड़ लिया तो। इसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, अच्छे हॉबीज डेवलप कीजिए, अपने दोस्तों को, सर्किल को बढ़ाइए, अकेले मत रहिए, मन की बातें शेयर कीजिए। दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है, ये दिमाग में सोच ले हम। और कभी भी दिल में ऐसे ख्याल आए कि मुझे नशा करना है, फौरन माँ बाप को, घर वालों को, दोस्तों को बताएं और उससे बचने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए मैं आखिर में ये संदेश देना चाहूंगा कि
नशा गलत है, नशेबाज से प्यार करो, उसको दिल से लगाओ तो वो भी नशा छोड़ देगा, और उनको हम सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे, सिंपैथी देंगे तो वो हमारे अच्छा जनरेशन बनेगा। इसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साकिब दानिश से बातचीत थी ये तो उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें कि भाई प्यार करें नशेबाजों से, लेकिन नशे से ना करें। तो जाहिर है कि, और सबसे बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि परेशान ना हो, हर समस्या का हल है। हाँ। तो ये भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो ये भी सुनना पड़ेगा बुआ जी कि भाई अच्छे अच्छे गीत सुने। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, सुनना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, ये भी एक नशा है नहीं बुआ जी, कर लेना चाहिए। देखो, किसी भी चीज के गुलाम नहीं बनने चाहिए, जो भी हो। वैसे इन्होंने, हमारे एक साथी ने लिखा, नशा अच्छा होता है अगर वो अपने काम के प्रति हो, अच्छे लोगों से जुड़ना, अच्छी सोच रखना, अच्छे काम करना, अच्छी संगत रखना, ये नशा आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। तो इसी तरह का नशा हो तो बहुत अच्छा है, जिंदगी आगे बढ़ेगी, खुशहाल रहेगी। और एक बुआ जी, प्रताड़ना को लेकर के आज दिवस है, प्रताड़ना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसी पर अत्याचार करना या प्रहार करना या कष्ट पहुंचाना, ये जो अमानवीय कृत्य होते हैं, इनके विषय में आजकल बहुत पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आधुनिकता के इस दौर में ये कुछ काफ़ी लज्जाजनक है, तो एक अपराध भी है। इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को एक प्रस्ताव पारित किया। 26 जून को इस दिन को मनाने के उद्देश्य यही है कि अत्याचार, अमानवीय और अपमानजनक जो क्रूर व्यवहार होते हैं उन्हें खत्म किया जाए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, और हमारी साथी ने लिखा है कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष, इन्होंने लिखा है कुछ और, 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके शिकार आजकल पुरुष भी होते हैं। उन पर भी झूठे दहेज के केस लगाए जा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, और भी बहुत सारी बातें हमारे एक साथियों ने, मतलब बहुत सारे साथियों ने भी लिखा है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी बहनें ज्यादा उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। हाँ जी बिल्कुल। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है ऐसे ही कि बुआ जी, पहले समय में लड़कियों को ससुराल में बहुत परेशान किया जाता था, ये सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दहेज के लिए कई कारण हैं, और जो सभी देशवासियों में जागरूकता होने कुछ कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुई है ये चीज, और इस सभी को अपने मन के अंदर झांकना होगा सभी लोगों को, तभी इसमें कुछ कर गुजरने की या कुछ होने की संभावना है, अच्छा कुछ होने की संभावना है, गुंजाइश है। बिल्कुल सही बात है। और मादक पदार्थों का सेवन करते हुए किसी को भी प्रताड़ित करना, ये सामने वाले के साथ साथ खुद के लिए उतना ही हानिकारक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से तस्करी के विरुद्ध विश्व समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इसी दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि नशा करना ये खुद को भी विनाश की ओर ले जाने के बराबर है। ये हमारे साथी ने लिखा है। और बातें करते हुए ये हमारे एक साथी ये भी लिख रही हैं कि प्रताड़ना स्त्रियों की तो होती थी और है, लेकिन क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं होते हैं? आजकल लड़कियां कम, लड़के शादी करके ज्यादा परेशान देखे जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियां पढ़ने के बाद अगर लड़कों को सिर्फ हुक्म का गुलाम समझे तो क्या होगा। अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर के पास पढ़ी लिखी लड़की ने अपने हिसाब से रहना, खर्चा करना, जो कि सब गलत था। लड़के के मना करने पर भी लड़की ने उसके माता पिता पर और लड़के पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस कर दिया। लड़का और घर के सभी सदस्य परेशान हो गए, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बेचारे बूढ़े माता पिता शर्मिंदा हुए। आखिर में बात तलाक और ले दे के खत्म हुई। ये वाकया सही है, लड़कियों को आज़ादी है, लेकिन संस्कार भी दे। बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, बहुएं क्यों खराब हो जाती हैं? मेरा सभी से ये सवाल है। तो ये दोनों ही तरफ से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है बुआ जी कि जितना लड़कियों को देखा जाता है, अब आज के समय में अगर देखा जाए तो पुरुषों के साथ भी लगभग वही चीज लगभग होती चली जाती है। देखो, ऐसा है ना कि होती है, लेकिन प्रतिशत अगर निकाला जाएगा तो शायद बेटियां हमारी ज्यादा परेशान हैं। तो जिनका प्रतिशत ज्यादा है और ज्यादा पहले से चली आ रही है, और शायद इस तरीके की जागरूकता मनाई जाने लगी, इसलिए और भी केस शायद पुरुष प्रताड़ित हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो ये समाज का
पहिया है, जब चलता रहता है तो कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हमें अपने ग़रीबा में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं हमारी बेटियां, इसलिए आज मुखर हो गई हैं, अपनी बात आगे रख रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारे भाई लोग भी उसको हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि नौकरी कर रही हैं, बाहर जा रही हैं और एक अपना मकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, एक महिला शक्ति के रूप में सामने आ रही हैं। तो क्या हम उसको पचा पा रहे हैं, ठीक से नहीं पचा पा रहे हैं, या अभी भी हम वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं जो एक घर में रहने वाली हमारी बहनें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें तौलना पड़ेगा। और अच्छा बुरा तो हर समय रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले पुरुष प्रताड़ित नहीं थे, ज़रूर रहे होंगे परेशान। ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा स्त्री ही बहुत अच्छी है, पुरुष ही बहुत अच्छा है, या पुरुष ही बहुत ख़राब है, महिला ही बहुत ख़राब है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ये स्थिति तो है कि हमारी बहनों को झुकना पड़ता है ना। तो ये आपस की समझदारी बहुत सहमत हो इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो ऐसा होता है ना कि हमें लगता है, और अगर 90% तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी बहनें जो होती हैं वो खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं, आगे लेकर चलती हैं, बखूबी उसका निर्वहन करती हैं। लेकिन जैसे कि केवल कपड़ा पहनना या बाहर निकलना, या अलग भी रह रही हैं कभी कभी सास ससुर से, तो भी बहुत अच्छी तरीके से दोनों जगह की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बच्चों के प्रति भी अपने कुछ बहुत सारी जगहों पर ये भी देखा है कि अपने सास ससुर को भी बहुत अच्छे से रख रही हैं, क्योंकि साथ में रहने में दिक्कत हो रही है सबको। सबका समय अलग है, सबकी भावनाएं अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग हैं, सबकी पसंद नापसंद अलग है, खाने पीने से लेकर रहने में। तो अगर उन्होंने अलग व्यवस्था कर दी और सबका बराबर से ख्याल रख रही हैं, तो इसको एकदम पुरानी तरीके से लेकर चलना ढोना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसको में बदलाव की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपस में जो है वो मिल बैठ कर बात करने वाली बात है। हाँ, तो वो हो तो फिर सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। और जो घर परिवार में बड़े बूढ़े हैं या जो भी लोग हैं, वो मानसिक रूप से किस तरह से व्यवहार करते हैं आपस में, ये बहुत आपस में देखने वाली बात है। और फिर जब समझदारी से चलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर माहौल बड़ा अच्छा सा रहेगा बुआ जी। और उस माहौल की कल्पना की जाए कि जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और सब लोग थोड़ा 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 करके समझें और सभी के जो काम हैं उनको सम्मान दें, चाहे स्त्रियां जा रही हैं चाहे लड़के, मतलब पुरुष घर का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समर्थन दें बिल्कुल। देखो कल्पना करना छोड़ दो, अब इसमें हमें हकीकत पर आना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हकीकत में लाना पड़ेगा। तो भाई हमारे बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं साहित्यकार सुधा अरोड़ा के बारे में जानने के लिए, या कथा सुधा के बारे में, मतलब सुधा सुधा दोनों में है। हाँ सुधा सुधा दोनों। तो कहीं से भी शहद की बूंद आ जाए तो क्या बात है। तो कथा सुधा सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है।
मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है। क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे। एक सप्ताह बीत गया। आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, 1 सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया। आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं। जी, आपको अधिकार है। मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता। अब हम उसे कटवा लेना। ये मैं कैसे कहूं? आपका जो जी चाहे कीजिए। ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले, इस बुढ़े की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर जी, ये क्या बात है? बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे। ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर हूंगा तो इसे कटने न दूंगा। देखते क्या हो, इस बुढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। रुपए तो अब हम ले नहीं सकते। रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा। ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर सिंह? मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं। कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार न होता। अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे। भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था। उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों रे, तूने ही रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है। ये रुपए मेरे हैं। तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया। ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा। चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं। चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है। क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ। मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ। झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा। आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं। अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुढ़ा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है। आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं। यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी। सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे। अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया है। मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज? अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई हमने सुनी कहानी। हाँ, बहुत अच्छी थी। कहानी पठन अशिक्षित का हृदय। तो भाई एक बात है कि इस तरह से हम पर्यावरण से जुड़े रहें और जी जान से उसकी कोशिश करें उसको बचाने की। अगर ऐसे ही सारे लोग रहें तो क्या बात है ना। हाँ,
बुआ जी, देखिए साथ साथ क्या क्या चीजें चलती रहती हैं और साथ साथ जिंदगी भी चलती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है। हाँ। कथा कहानी हो चाहे गीत संगीत हो, ये हमारे जीवन में रस घोलते हैं। और हमारे सभी साथियों ने बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दी हैं कथा सुधा के बारे में, बहुत तारीफ लिखी है, बहुत खुश हुए सुनकर। और बिल्कुल सही बात है, एक प्रयास है हम लोगों का कि प्रत्येक सोमवार को हम लेकर हाजिर हों आपके लिए। थोड़ा सा एक भिन्नता आ जाती है। हाँ। और थोड़ा अलग सा लगता है, लगता है, मेहनत लगती है लेकिन अच्छा हाँ। लगता है। रंग लाती है ना बुआ जी, मेहनत रंग लाती है, बिल्कुल लाती है। और ऐसे ही हमारे जो बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने पहले से लिखा है, जिनके बारे में हम बातें करते हैं इस कथा सुधा में, वहीं हम सखी विशेष में भी तो बात करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सुधा अरोड़ा जी की। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1946 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, लाहौर में। और इनके माता पिता दोनों ही साहित्य प्रेमी थे। और इनकी जो सुधा जी हिंदी की प्रख्यात भारतीय लेखिका है। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में पूरी हुई। 1965 में BA ऑनर्स किया और फिर 67 में कोलकाता विश्वविद्यालय से MA हिंदी साहित्य में किया। और फिर बल्कि यूं कहें कि केवल उपाधि नहीं ली बल्कि गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कथाकार, चिंतक, अनुवादक डॉक्टर जितेंद्र भाटिया से इनका परिणय हुआ। और फिर उन्होंने कई कहानियां और नाटक लिखे। जी, लघु कथा शैली में सुधा जी की विशेष विधा है और 100 से अधिक कहानियों की रचना इन्होंने की। इनका पहला कहानी संग्रह था बगैर तराशे हुए, जो 1967 में प्रकाशित हुआ, जो लघु कथा संग्रह के अंतर्गत था। उनके जो संग्रह युद्ध विराम ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से उत्कृष्टता का विशेष पुरस्कार जीता। सुधा अरोड़ा को जो है वो हिंदी की अग्रणी नारीवादी लेखिकाओं में से एक माना जाता है। सुधा जी ने लघु कथा संग्रह के साथ साथ उपन्यास, काव्य संग्रह, गैर काल्पनिक कथाएं जिसमें आम औरत, जिंदा सवाल कथा भी शामिल है, महिलाओं के ज़मीनी स्तर के काम के अनुभवों पर आधारित लेखों का संकलन है ये। और इसके अलावा एक औरत की नोटबुक और सपने और सवाल भी शामिल हैं। काव्य संग्रह रचेंगे हम, साझा इतिहास और काम से काम, एक दरवाज़ा, ये सब हैं। और उपन्यास यहीं कहीं था घर। और लघु कथा संग्रह बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, कांसे का ग्लास, तो मेरी 13 कहानियाँ, लेकिन जब बोलते हैं, ये सब थी। और ऐसे ही प्रतिनिधि कहानियां भी वगैरह भी हैं। उनकी रचनाओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कुछ को टेलीविजन और मंच के माध्यम से भी दर्शाया गया है। नारीवादी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित संगठन वसुंधरा की संस्थापक और निदेशक हैं ये सुधा अरोड़ा जी। और इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था प्रियदर्शनी सम्मान, भारत निर्माण, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, मीरा स्मृति, मुंशी प्रेमचंद सम्मान, ये सब। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान भी इन्हें दिया गया है। और इनके जो कांसे का ग्लास है, इसकी जो कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, ये यहीं कहीं था घर, कांसे का ग्लास। जी। हाँ, तो उसी ग्लास में सुबह से रात तक की हर पीने वाली चीज पीती थी। पानी, चाय, दूध, लस्सी, शरबत, अटरम शटरम, सब कुछ उसी कांसे के ग्लास में। फिर एक बार क्या हुआ कि गिलास गुम हो गया। सुबह उठे तो गिलास मिला ही नहीं। मेरी माँ ने उनको स्टील के गिलास में चाय दे दी। वो अपना नियम से उठी। माँ ने चिलमची में कुल्ला वुल्ला करवाया, जाप वाप करके वो चाय पीने बैठी। हाथ में गिलास दिया, देखा तो दूसरा गिलास। बोली, मैं नहीं पीती लश्कारे वाले गिलास में, मुझे तो मेरा वाला गिलास दो। जैसे चिल्की का मेरा वाला गिलास। दादी कोई बच्चा थी, चिल्की को मजा आ रहा था। हाँ, बूढ़े बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं। अब उन्होंने जैसे जिद ठान ली, चाय पीनी है तो उसी गिलास में। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। पूरा घर छान मारा, कहीं गिलास का अता पता नहीं। ऐसे अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। तो बोलना था। चिल्की ने हाथ लंबा घुमाकर अभिनय के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। पर दादी, वो गिलास टूटता तो नहीं था ना। टूटता तो नहीं था, पर गुम तो हो जाता था ना बच्चे। तो हम सब बच्चे लग गए उस गिलास को ढूंढने में। ऊपर नीचे सारा घर खंगाल मारा। चारपाइयों के नीचे, आंगन में, छत के मुंडेर पर, कुएं की जगत पर, अमरूद सीताफल के पेड़ के पास। पर गिलास तो ऐसा गायब हुआ कि बस।
तो ग्लास कितना प्यारा था कि बस उसी ग्लास में पानी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, दूध भी चाहिए। लेकिन एक छोटे से ग्लास को किस तरह से सुधा अरोड़ा जी ने चित्रित किया है कि वाकई बुजुर्ग कैसे बच्चों की तरह हो जाते हैं और कैसे उनकी एक एक चीज में आत्मा बसती है। कहते हैं ना कि बिल्कुल उनकी आत्मा उसमें बसती थी, तो कुछ इस तरह से वो चित्रित करती थी अपनी लेखनी में चीजों को। तो बहुत बहुत उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना करते हैं बुआ जी। तो ये नीला गगन, ये हरी भरी धरती, हम यूं ही महकते रहें, चहकते रहें, खिलखिलाते रहें और आपसे मुलाकात करते रहें। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार।